तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सिर कटी लाश की चोरी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज़ाद नगर का राजा कुबेर सिंह बड़ा कठोर और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह धन जमा करने का बड़ा लालची था, इसलिए उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों को लूटकर उनका धन अपने खजाने में लाकर जमा करा दिया था। उसने अपने प्रजा पर भी कई अनुचित कर लगा रखे थे। मंत्री जी, प्रजा पर जन्म और मृत्यु करों के अलावा विवाह कर भी लगा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के इन अनुचित करों के कारण उसके नगर की प्रजा त्राही त्राही कर उठी। अब तो राजा के जुल्म सहे नहीं जाते। भैया, तुम ठीक कहते हो काका। ऐसे निर्दयी राजा के राज्य में रहने से तो अच्छा है परदेश में जाकर भीख मांग ले। हे भगवान, अब तो मौत दे दे। लूट मार और प्रजा से करों के रूप में बटोरी गई दौलत को देखकर एक दिन राजा ने सोचा, इस दौलत को सुरक्षित रखने के लिए मुझे बड़े बड़े पत्थरों का एक विशाल महल बनवाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नगर के चतुर शिल्पी को अपने महल में बुलवाया। शिल्पराज, तुम पत्थरों का एक ऐसा महल तैयार करो जिसमें हम अपना खजाना सुरक्षित रख सकें। जो आज्ञा महाराज। शिल्पी प्रेम वर्मा प्रजा का हितैषी था, अतः उसने कुछ और ही सोचा। ईश्वर ने मुझे मौका दे दिया है कि मैं सारा खजाना निकाल कर उन्हीं लोगों में बांट दूं जिनसे वह वसूला गया है। प्रेम वर्मा ने महल बनवाया, बड़ा मजबूत, बड़ा खूबसूरत। मगर अपनी योजना के अनुसार उसने महल की दीवार में एक पत्थर इस तरह से लगा दिया कि उसे जब चाहे निकाला जा सके। मगर यह भेद देखने में समझ नहीं आता था। राजा ने उस महल में अपनी सारी दौलत रखवा दी। बड़े भारी भारी संदूक है भाई। उफ, कितने भारी भारी संदूक है। ना मालूम कितना ही सामान भरा पड़ा है इसमें। और महल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया। तुम सब लोग बड़ी मुस्तैदी से पहरा देना। इस महल के आसपास कोई परिंदा भी नहीं भटकना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। महल के बन जाने के कुछ दिन बाद शिल्पकार प्रेम वर्मा बहुत सख्त बीमार पड़ गया। आह। और फिर अपने मरने से एक दिन पहले उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। बच्चों, मैं तुमसे एक भेद की बात बताना चाहता हूँ। कहिए पिताजी। तब प्रेम वर्मा ने अपने दोनों बेटों को महल के पत्थर का भेद बता दिया। बेटा, मैंने यह सारा काम प्रजा की भलाई के लिए किया है, ताकि तुम दोनों उसकी दौलत को निकाल कर इस नगर की गरीब जनता में बांट सको। लेकिन तुम यह भेद किसी दूसरे पर प्रकट न करना। आप चिंता न करें पिताजी, हम आपके इस अधूरे कार्य को जरूर पूरा करेंगे। अपने दोनों बेटों को महल का सारा भेद बताकर प्रेम वर्मा मर गया। पिताजी, आप हमें अनाथ छोड़कर चले गए। स्वामी। शिल्पकार की मृत्यु के बाद एक दिन उसके दोनों बेटे भेष बदलकर रात के अंधेरे में अपने घर से निकलकर राजा के उस विशाल महल की ओर बढ़ चले। भैया, वह देखो राजा का महल। खामोश, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि उस महल पर राजा ने बड़ा कड़ा पहरा लगा रखा है। शीघ्र ही दोनों भाई अपने पिता के बताए हुए स्थान पर पहुंचे और पत्थर निकाल कर महल के अंदर घुस गए। सावधानी के साथ भैया, पहरा कठोर है, आहट हुई कि पकड़े जाएंगे। महल के अंदर दौलत के लगे ढेर को देखकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। वाह, इस राजा ने तो बड़ा खजाना जमा कर रखा है भैया। हाँ सोम, हमें यह धन उसके असली हकदार तक पहुंचाना होगा। तो फिर देर न करो भैया, और जल्दी से अपने थैले भरकर यहाँ से निकल चलो। ठीक है। दोनों भाइयों ने अपने थैले भरे और उसी गुप्त रास्ते से बाहर निकल आए। उन्होंने दीवार से निकाला पत्थर ज्यों का त्यों उसी स्थान पर लगा दिया और वहाँ से चल पड़े। उन दोनों भाइयों ने महल से लाया सारा धन गरीबों में बांट दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। जुग जुग जियो मेरे बेटे, तुम इंसान नहीं देवता हो। अगले दिन जब महल में राजा अपना खजाना देखने पहुंचा तो धन के खिसके ढेर को देखकर उसका माथा ठनका। अरे, यह असरफियों का ढेर कैसे खिसका हुआ है? कौन आया था यहाँ? कोई भी नहीं हुजूर। मगर राजा का शक दूर न हुआ। इस महल के चारों ओर अच्छी तरह से देखो कि कहीं किसी चोर ने सेंध तो नहीं लगाई। जो आज्ञा महाराज। राजा के पहरेदारों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें कहीं भी सेंध लगाने का कोई निशान नहीं मिला। महाराज, हमने महल का चप्पा चप्पा देख डाला है, मगर कहीं सेंध लगने का कोई निशान हमें नहीं मिला है। तो फिर यह धन का ढेर खिसका क्यों हुआ है? हो सकता है अपने आप खिसक गया हो महाराज। ठीक है, तुम पहरा और भी कड़ा कर दो। पहरेदारों को और अधिक सतर्क हो जाने की चेतावनी देकर राजा वहां से चला गया। अगले दिन फिर दोनों भाई नकाब पहने हुए फिर से राजा के महल में जा पहुंचे। सोम, लगता है राजा ने इस महल की रखवाली के लिए पहरेदार बढ़ा दिए हैं। लगता तो यही है भैया। पहरेदार बढ़ जाने से खतरा बढ़ गया है, कहीं कोई हमारा भेद ना जान जाए। पहरेदारों की गिनती में बढ़ जाने से क्या होता है भैया, जब तक वे पूरी तरह से सजग न हो। और फिर जिस मार्ग से हम अंदर आते हैं उनका पता तो इन्हें जिंदगी भर नहीं लग सकता। उन्होंने जल्दी जल्दी दौलत के ढेरों से अपने झोले भरे और शीघ्र ही बाहर निकल आए। अब जल्दी करो सोम, कहीं कोई पहरेदार देख न ले। बस हो गया काम। चलिए किशोर भैया, मैं भी आ गया।
अगले दिन जब राजा अपना खजाना देखने पहुंचा तो दौलत के ढेरों को और भी ज़्यादा खिसका देखकर अवाक रह गया। अरे, आज फिर से ये ढेर सरके हुए हैं, यहाँ जरूर कोई चोर आता है। तुम सब ठीक से पहरा नहीं देते। आश्चर्य है महाराज, हम सब रात भर मुस्तैदी से पहरे पर थे। एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा महाराज। जी हाँ सरकार, परिंदे ने भी पर नहीं मारा तो चोर अंदर कैसे आ गया? नमक हरामो, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। राजा ने सब पहरेदारों को कोड़े से धुनाई करवाई। सटाक, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। आह आह, नहीं पता? विश्वास कीजिए महाराज, हम सब ने रात भर पूरी चौकसी से पहरा दिया था। आह, पहरा दिया था तो चोरी कैसे हो गई? आह, क्षमा करें महाराज। अंत में हार कर राजा ने कोषाध्यक्ष को सारी दौलत के चारों ओर जाल बिछा देने का आदेश दिया। इस खजाने के चारों ओर मजबूती के साथ जाल बिछा दिया जाए। कोषाध्यक्ष, आज्ञा का पालन होगा महाराज। दौलत के चारों ओर जाल बिछा जाने के बाद अब कोई चोर धन चुराने आएगा तो वह अवश्य ही इस जाल में फंस जाएगा। परंतु हैरानी होती है उस चोर का दुस्साहस देखकर। कोषाध्यक्ष, ठीक कहा महाराज, शाही खजाने में 2 बार चोरी कर लेना निश्चित ही दुस्साहस का विषय है। परंतु यह कितना भी दुस्साहसी चोर क्यों न हो, यदि आज चोरी करेगा तो अवश्य ही इस जाल में आ फंसेगा। चोर पकड़ने का यह अच्छा उपाय है। दूसरे दिन शिल्पकार प्रेम वर्मा के दोनों बेटे सोम वर्मा और किशोर वर्मा फिर महल में आ पहुंचे। लो, आ पहुंचे मंजिल तक। आज कुछ ज़्यादा ही माल लेकर यहाँ से जाएंगे भैया, ताकि रोज़ रोज़ का झंझट ही साफ हो जाए। हाँ सोम, बार बार यहाँ आने में खतरा ही है। मगर सोम वर्मा जैसे ही धन की ओर बढ़ा वह जाल में फंस गया। ओह, सावधान भैया, आगे ना बढ़ना, यहाँ चारों ओर जाल बिछा हुआ है। क्या? किशोर वर्मा ने अपने भाई को जाल से निकालने की बहुत कोशिश की मगर वह सफल नहीं हो पाया। यह तो और भी कसता जा रहा है। भैया भैया, अब तुम मेरी चिंता मत करो, जाल बड़ा मजबूत है, तुम मुझे निकाल नहीं पाओगे। मेरी तो मृत्यु निश्चित है, तुम अपनी जान बचाओ। ऐसा ना कहो सोम। नहीं भैया, बचाओ की अब कोई सूरत नहीं। पहरेदारों ने मुझे जिंदा पकड़ लिया तो राजा तुम्हें भी फांसी चढ़ा देगा। इसलिए तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ, जिससे लाश पहचानी न जा सके। यह क्या कह रहे हो सोम? ठीक कह रहा हूँ भैया, यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। मेरी तो मौत यूं भी तय है, मगर मैं अगर जिंदा पकड़ लिया गया तो राजा सारे खानदान को सूली पर चढ़ा देगा। अतः तुम मेरा सिर काट कर फौरन यहाँ से चले जाओ भैया। सोम, छोटे भाई के ज़्यादा जोर देने पर और कोई अन्य चारा न देखकर किशोर वर्मा ने अपनी कटार से उसका सिर काट लिया। आह, शीघ्र ही वह भाई का सिर लेकर अपने घर की ओर चल दिया। सुबह राजा जब अपनी दौलत देखने आया तो सिर कटी लाश को देखकर दंग रह गया। सिर कटी लाश? यह चोर है। सिर कटी लाश? कमरे की दीवारों में न तो कोई सेंध लगी थी और न कोई सुराख था। आश्चर्य है, न कोई पत्थर सरकाया गया है, न दीवार तोड़ी गई है। आखिर यह आदमी अंदर कैसे जा सका? महाराज, हैरानी की बात तो यह है कि यह चोर है या कोई भूत बिना रास्ते के महल में घुस आया और सिर इसका कटा हुआ है। यह सिर पहले से तो कटा नहीं हो सकता। यहाँ काटा तो किसने और सिर गया तो कहाँ गया? पहरेदारों के बयान ने मामले को और रहस्यपूर्ण बना दिया। महाराज, हम पूरी सतर्कता से पहरे पर थे। न तो हमने किसी को आते देखा, न जाते, और न ही हमने सिर काटा है। राजा ने अपने मंत्री से मशविरा किया। मंत्री ने सलाह दी, महाराज, चोर अकेला नहीं था, वे 2 आदमी थे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जाल में अपने साथी को फंसा देखकर दूसरा साथी उसका सिर काट कर साथ ले गया होगा। वह किस लिए? इसलिए महाराज कि एक तो लाश की शिनाख्त न हो पाए, दूसरे जाल में फंसा साथी दूसरे साथी का नाम न बता सके। आपकी बात ठीक भी हो सकती है महामंत्री, किंतु प्रश्न तो यह है कि चोर अंदर घुसा किस तरह से? महाराज, महल में घुसने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो हमारे पहरेदारों में से कोई चोरों से मिला है, और या फिर महल में घुसने का कोई गुप्त मार्ग भी है जिसकी जानकारी चोरों को तो है मगर हमें नहीं। मंत्री जी, आपकी कही बातें असंभव लगती है, तो भी मैं जांच करवाऊंगा, महल की भी और पहरेदारों की भी। एक कार्य और भी कीजिए महाराज, इस सिर कटी लाश को चौराहे पर लटका दीजिए। जो भी उसे देखकर रोए या उसे चुराने का प्रयास करे, उसे गिरफ्तार करा लिया जाए। महाराज, यह लाश चोरों को फंसाने का कारगर तरीका साबित हो सकती है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है महामंत्री। इस घटना के बाद महल के खजाने की ओर तो चोर भटक नहीं सकता, लाश ही उसे फंसवा सकती है। मैं अभी कोतवाल को जरूरी निर्देश देता हूँ। उसी दिन लाश को नगर के चौराहे पर टांग दिया गया और उसके चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बात शिल्पकार प्रेम वर्मा की विधवा ने भी सुनी। बेटा किशोर, तुम्हें अपने छोटे भाई की लाश को घर लाना होगा, जिससे उसे उसके सिर के साथ रखकर उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। हाँ माँ, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। अपने बड़े भाई की लाश
कि इस तरह मैं खुद दुर्गति नहीं होने देना चाहता। खैर तुम चिंता न करो माँ, मैं वह लाश किसी भी तरह से घर न ले आऊँ तो मुझे अपना बेटा न कहना। तब किशोर अपने भाई की लाश लाने के लिए चल दिया। यह मुझे पकड़ने की चाल भी हो सकती है, मुझे सावधान रहना होगा। किंतु नगर के चौराहे पर पहुंचने पर यहाँ तो सख्त पहरा है, मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। उस रोज वह वापस लौट गया और घर में बैठकर योजनाएं बनाता रहा। रात का समय ही ठीक रहेगा। अगले दिन अपनी योजना के अनुसार वह कुछ गधों पर चमड़े के थैलों में शराब लाद कर नगर के चौराहे की ओर चल पड़ा। शाम हो रही है, निकल चलूं, चौराहे तक पहुँचते पहुँचते रात हो ही जाएगी। लाश के पास से गुजरते वक्त उसने थैलों का मुंह थोड़ा सा ढीला कर दिया, जिससे शराब धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। शराब को नीचे गिरती देखकर किशोर अपनी छाती पीट कर चिल्लाने लगा, हाय हाय, मेरी कीमती शराब बही जा रही है, अरे अरे रे। थैलों से गिरती शराब देखकर सिपाहियों की बाँछें खिल गई। शराब, कीमती शराब, वाह वाह, लो बैठे बैठा ही शराब का इंतजाम हो गया, आज तो मजा आ जाएगा। अगले ही क्षण गधे की ओर भागे और शराब को पीने लगे। वाह वाह वाह, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। कुछ ही देर बाद वे सब शराब के नशे में मदहोश होकर बेहोश हो गए। किशोर ने जल्दी से अपने भाई सोम की लाश को खोला और गधे पर लाद कर घर की ओर चल दिया। वाह, मुफ्त की शराब ने तो कमाल कर दिया, काम इतनी आसानी से हो जाएगा ऐसी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उसी रात किशोर वर्मा ने अपने भाई का दाह संस्कार कर दिया। कम से कम मैंने भाई की आत्मा को भटकने तो नहीं दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। इधर राजा के कानों में लाश के चोरी हो जाने की खबर पड़ी तो वह गुस्से के मारे आंख बबूला हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस आदमी का सिर कलम कर दूंगा जो उस लाश को चुरा ले गया है। वो तब दुष्ट राजा कुबेर सिंह ने एक चाल सोची। हाँ, यह ठीक रहेगा, इस प्रलोभन में फंसकर वह चोर जरूर पकड़ा जाएगा। अगले दिन सारे नगर में घोषणा कर दी गई, सुनो 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 नगर वासियों सुनो, महाराज कुबेर सिंह का ऐलान सुनो। जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ सबसे बढ़िया कारनामा राजकुमारी को सुनाएगा, उसके साथ ही राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। सुनो सुनो। यह घोषणा जब किशोर वर्मा ने सुनी तो वह राजा की चाल भांप गया। इस दुष्ट राजा ने मुझे अपने जाल में फंसाने की बड़ी बेहुदा चाल चली है, मगर मैं इस राजा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह सारी उम्र मुझे याद करेगा। किशोर वर्मा ने कपड़े का एक नकली हाथ तैयार किया और उसे अपने कपड़े में छिपाकर रात के समय राजा कुबेर सिंह के महल की ओर चल दिया। अब सबक सिखाऊंगा इस कुबेर सिंह के घोड़े को। घमंडी राजा। महल में पहुंचकर वह सीधा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी जी, मैं आपको अपना कारनामा सुनाने आया हूँ, सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। अच्छा, सुनाओ। तब किशोर वर्मा ने महल में अपने भाई सोम के फंसने से लेकर उसकी सिर कटी लाश की चोरी तक की पूरी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनते ही राजकुमारी सतर्क हो गई। यह है मेरा कारनामा, राजकुमारी जी को पसंद आया या नहीं? बहुत पसंद आया, तुम वाकई बुद्धिमान और बहादुर आदमी हो किशोर वर्मा। इतना कहकर राजकुमारी ने प्रेम प्रदर्शन के झांसे में उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर किशोर वर्मा ने अपने कपड़ों में से नकली हाथ राजकुमारी के हाथ में सरका दिया। तुम्हारी चतुराई की कोई तारीफ नहीं की जा सकती किशोर, यह तारीफों से भी ऊपर है। सिपाहियों। राजकुमारी सिपाहियों को आवाज दे भी नहीं पाई थी कि किशोर वर्मा महल से बाहर कूद पड़ा है। नकली कपड़े का हाथ, और नीचे खड़े अपने घोड़े पर बैठकर फरार हो गया। चोर की होशियारी की खबर जब राजा के कानों में पड़ी तो उसने अपना माथा ठोक लिया। उफ, मेरी यह चाल भी बेकार हो गई, यह चोर तो बहुत ही चालाक निकला। दूसरे दिन राजा ने नई चाल सोची। हाँ, यह ठीक रहेगा। नगर में राजा की आज्ञा के अनुसार ढिंढोरा पीट दिया गया। सुनो सुनो सुनो, महाराज कुबेर सिंह ने सिर कटी लाश के चोर की चतुराई से प्रसन्न होकर उसकी सारी खताएं माफ कर दी है। कल उसे राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। महाराज उस चोर की चतुराई से प्रसन्न है और कल दरबार में उसे उचित इनाम व सत्कार दिया जाएगा। किशोर वर्मा ने यह घोषणा सुनी तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ कुछ सुना तुमने? राजा ने मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं और मुझे इनाम देने के लिए दरबार में बुलाया है। अच्छा, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। अगले दिन किशोर वर्मा दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। तुम कौन हो और क्या चाहते हो युवक? महाराज, मेरा नाम किशोर वर्मा है, मैं शिल्पकार प्रेम वर्मा का बड़ा लड़का हूँ और अपना इनाम लेने आया हूँ। इनाम? कैसा इनाम? तुम कहीं कल की गई घोषणा के विषय में तो नहीं आए हो? जी हाँ महाराज, मैं उसी विषय में आया हूँ। शाही खजाने में चोरी करने और अपने भाई की लाश चुराने का मैंने अपराध किया है। यह कहकर किशोर वर्मा ने सारी कहानी सुनाई। मैं राजकुमारी जी को चकमा देने का भी अपराध किया है प्रभु। आपके द्वारा अभय दिए जाने पर दरबार में आया हूँ। सो तो हुआ, परंतु यह तो बताओ, तुमने शाही खजाने में से चुराए हुए धन का क्या किया किशोर वर्मा? उसे मैंने गरीबों में बांट दिया है।
क्योंकि अनुचित कर लगाकर कमाया गया वह धन उन्हीं लोगों की अमानत था महाराज। महाराज के बच्चे हमारे ही सामने भाषण सुनाकर हमें जलील करना चाहता है। आज तुझे हम पकड़ पाने में सफल हुए हैं, अब तुझे तेरे सारे अपराधों का दंड दिया जाएगा। महाराज बड़े अक्लमंद बनते हो, अपने आप को किशोर वर्मा पर एक साधारण सी चाल में फंस गए। अगर आप इस तरह के अभयदान को भी चाल बनाकर चलते हैं तो यह सरासर निस्ता है। इससे जाहिर होता है कि आपने न केवल मेरी बुद्धि से हार मानी है, बल्कि आप इस बात से इस कदर बौखला गए हैं कि उचित अनुचित का विचार छोड़कर धोखे पर उतर आए हैं। इस तरह की गिरी हुई हरकत एक राजा को शोभा नहीं देती। खामोश बदजुबान हमसे बहस करता है, हमारे न्याय पर कीचड़ उछालता है। अब तू फंस गया है और तेरी जान पर आ बनी है तो तुझे उचित अनुचित का ख्याल आया है। राजा का ऐसा अन्याय और निस्ता देखकर महामंत्री भी खामोश नहीं रह सका। अपराध क्षमा हो महाराज। जिस प्रकार सिंह को गिद्धड़ों का आचरण शोभा नहीं देता, वैसे ही एक राजा को भी इस प्रकार की नीच हरकत शोभा नहीं देती। यह बात आपके गौरव को कलंक लगा देगी। महामंत्री आप क्या कह रहे हैं? मैं उचित कह रहा हूँ देव। आप समर्थ हैं, शासक हैं, चाहे तो मेरी भी सिर किशोर वर्मा के साथ कलम कर सकते हैं, परंतु इतिहास में आपका नाम एक चोर के नाम के बाद लिया जाएगा, वह भी नफरत के साथ। राजकुमारी सोमप्रभा ने भी पिता से प्रार्थना की। हाँ पिताजी, महामंत्री जी का कहना उचित है, आप गलती पर हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देगा। बेटी तुम भी मेरे विरुद्ध बोल रही हो। मैं अन्याय और विश्वासघात के विरुद्ध बोल रही हूँ। महाराज आपने नए कर लगाते वक्त भी मेरी बात नहीं मानी थी। किशोर वर्मा को पकड़ने की जो दो धोखे से भरी चालें आपने चली है, इनमें भी आपने मेरी राय नहीं ली। एक और भी बात है महाराज, मैं तो शाही खजाने में दूसरी चोरी होते ही समझ गया था कि इनमें प्रेम वर्मा के पुत्रों का ही हाथ है, और सोम वर्मा की सिर कटी लाश देखकर तो मुझे यकीन हो गया था। वह कैसे महामंत्री जी? वह ऐसे कि चोरी दो ही तरीके से हो सकती थी, या तो पहरेदारों से मिलकर या फिर किसी गुप्त मार्ग द्वारा। पहरेदारों की मैंने पहली चोरी होते ही जांच करवाई थी, मुझे वे सब निर्दोष लगे। दूसरी चोरी फिर होते ही मुझे यकीन हो गया कि महल में कोई गुप्त मार्ग है, क्योंकि बार बार और रोज चोरों से मिलने की हिम्मत पहरेदार नहीं कर सकते। सही कहा आपने महामंत्री जी। फिर पहरेदार मेरी जांच में खरे उतरे। मैं यह समझ गया कि महल में कोई चोर रास्ता है जिसकी हमें खबर नहीं है, मगर चोरों को खबर है। और ऐसा चोर रास्ता महल में सिर्फ एक आदमी बना सकता था, प्रेम वर्मा, क्योंकि वही महल का शिल्पी था। प्रेम वर्मा के स्वर्गवास के बाद उसके बेटे तो चोर रास्ते का राज जान सकते थे, और कोई नहीं। तीसरी बार सिर कटी लाश से यह बात सिद्ध हो गई कि चोर दो थे, और सिर काटकर साथ ले जाने से जाहिर था कि इसका आदमी नहीं चाहता था कि लाश की शिनाख्त हो, वरना अगर सिर्फ पकड़े जाने का भय होता तो सोम वर्मा को मार देना ही काफी था, उसका सिर साथ ले जाने की जरूरत न थी। इसलिए मैं यह समझ गया था यह काम तुम्हारा ही हो सकता है। मेरे जासूसों ने मुझे बताया था कि सोम वर्मा अचानक लापता हो गया है। मैं समझ गया मरने वाला ही सोम वर्मा है। आपका अनुमान सत्य था महामंत्री जी। आपकी बुद्धि की मुझे प्रशंसा करनी होगी। अरे देशद्रोही, जब तू जानता था कि चोर कौन है तो तूने छुपा कर क्यों रखा? इसलिए महाराज, क्योंकि मैंने स्वयं ही किशोर वर्मा को वह धन गरीबों में बांटते हुए देखा था, और मैं यह भी चाहता था कि धन उन लोगों तक वापस पहुंचे जिनका वह था। वह महामंत्री, मैंने वाकई बुरा किया। महाराज, सोम वर्मा की लाश को चौराहे पर लटकाने का सुझाव भी मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि मैं जानता था कि कैसे न कैसे वह चतुर युवक लाश को अवश्य ले जाएगा। इससे आपको क्या लाभ था महामंत्री जी? मुझे कोई लाभ नहीं था बेटा, मगर मैं चाहता था कि उस भले आदमी की मरने के बाद मिट्टी खराब ना हो, तुम उसका दाह संस्कार तो कर सको। ओह धन्यवाद, अनजाने में मुझे आपसे जो सहयोग प्राप्त हुआ उसका धन्यवाद मंत्री महोदय। यह सुनकर राजा कुबेर सिंह की आंखें खुल गई। मुझे क्षमा करें मंत्री जी, मुझे जरा देर में अकल आई। मैंने अज्ञानतावश आप पर देशद्रोह का आरोप लगाया। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर कुबेर सिंह किशोर वर्मा से मुखाबित हुआ। और बेटे, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूँ, क्षमा करना। ऐसा ना कहें महाराज, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे शाही खजाने में चोरी करने का कोई हक नहीं पहुँचता। नहीं बेटे, अगर कोई चोर या अपराधी इतना चतुर होता है कि शासन की पकड़ में नहीं आता तो उसे अभय देकर शासन में कोई पद दे दिया जाता है जिससे उसकी योग्यताओं का सदुपयोग हो सके। मैंने भी इसी तरीके से काम किया, मगर अभयदान की आड़ में मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था। यह मेरी गलती थी और अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुमसे अधिक योग्य दामाद मुझे कोई दूसरा नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिम प्रभा से विवाह कर के अब यह राज्य संभालो और मुझे ईश्वर भजन करने का अवसर दो। महाराज, आपकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वास्तव में यह बुद्धिमान युवक ऐसे ही शानदार इनाम का हकदार है।
सभासदों को भी यह सुनकर आनंद हुआ। महाराज कुबेर सिंह की जय, महाराज आप धन्य हैं। परंतु काने सेनापति दुर्जन सिंह को महाराज के यह नया रूप पसंद न आया। महाराज, बीच में हस्तक्षेप करने का अपराध क्षमा हो, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले यह जान ले कि राजा बनने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, तलवार का धनी भी होना आवश्यक है। तुम कहना क्या चाहते हो दुर्जन सिंह? महाराज, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बुद्धि से काम लेकर चालाकी पूर्वक काम निकालने वाले प्रायः कायर होते हैं। एक चालाक आदमी से अपनी पुत्री का विवाह करके उसे राजा बनाने से पहले यह सोच ले कि उसमें युद्ध करने की भी शक्ति है या नहीं। दुर्जन सिंह, तुम राजा के होने वाले दामाद अपने भावी राजा पर कायरता का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी जुबान काटकर अभी चील कौवे को खिलाई जा सकती है। बेशक महामंत्री जी, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर सोमप्रभा केवल महाराज की पुत्री ही नहीं, राजकुमारी भी है। राजकुमारी का पति केवल महाराज का दामाद ही नहीं, हमारा भावी सम्राट भी है। अतः उसके सर्वगुण संपन्न होने के विषय में पूरी संतुष्टि प्राप्त कर लेना हमारा कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है। यदि हमें इस अधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा तो यह अन्याय होगा। सेनापति ठीक कह रहे हैं महाराज। मुझे सेनापति जी की आशंका से असहमति नहीं है। वही बताए, उनकी आशंका कैसे दूर हो सकती है? यह हुई मर्दों वाली बात। किशोर वर्मा, तुम्हें मुझसे तलवार का युद्ध करना होगा। मुझे स्वीकार है, लेकिन बेटा, तलवार के युद्ध के लिए दोनों प्रतिद्वंदी तैयार होने लगे। बेटे दुर्जन सिंह बहुत कुशल तलवारबाज है। तुमने यह मुकाबला स्वीकार करके ठीक नहीं किया। परवाह नहीं महाराज, राजा बनने का मुझे शौक नहीं, परंतु सोमप्रभा का प्रति कायर कहलाए यह न मुझे ही मंजूर है और न सोमप्रभा को ही मंजूर होगा। शाबाश किशोर। एक खुले मैदान में दोनों प्रतिद्वंदी के युद्ध का आयोजन हुआ। तुमने इस युद्ध को स्वीकार करके बड़े दुस्साहस का परिचय दिया है किशोर वर्मा, मगर बहादुर बनने के चक्कर में तुम बेमौत मारे जाओगे। यह तो वक्त ही बताएगा दुर्जन सिंह कि कौन मारा जाता है। और दोनों ही तलवार लेकर एक दूसरे से उलझ गए। टन। मगर जल्दी ही दुर्जन सिंह किशोर वर्मा पर हावी होने लगा और कुछ ही देर बाद किशोर वर्मा का कवच टूट गया। अगले ही क्षण तलवार के एक करारे वार ने किशोर वर्मा के हाथ से तलवार छुड़ा दी। टन। आह। तभी हवा में उछलकर दुर्जन सिंह ने तलवार का एक भरपूर वार किया, जिसे किशोर वर्मा ने अपनी ढाल पर रोक तो लिया, मगर वेग न संभाल सकने के कारण कई कदम पीछे जा गिरा। हा 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 हा। किशोर वर्मा, किशोर ने तभी फुर्ती से अपनी ढाल को दुर्जन सिंह पर खींच मारा। ठाक। आह। दुर्जन सिंह की जमीन पर गिरते ही किशोर वर्मा अपनी तलवार लिए उसकी सिर पर आ खड़ा हुआ, मगर तभी दुर्जन सिंह ने एक हिचकी के साथ दम तोड़ दिया। किशोर वर्मा भले ही दुर्जन सिंह के मुकाबले में खुद को अच्छा तलवारबाज नहीं सिद्ध कर पाया, मगर उसने खुद को बहादुर, फुर्तीला और खुददार जरूर साबित कर दिया था। जनता वाह वाह कर उठी। बेटे, तुमने इस घमंडी और दुष्ट दुर्जन सिंह को अच्छा सबक सिखाया। निश्चित ही तुम में राजा बनने का सभी योग्यताएं मौजूद है। किशोर, तुम शिल्पकार के बेटे हो। दुर्जन सिंह सेनापति था, उसका तुमसे अच्छा तलवारबाज होना स्वाभाविक था, मगर तुमने फिर भी न सिर्फ उससे लोहा लिया बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त की। तलवार का अभ्यास तो तुम भी कर सकते हो, मगर तुम तो बिना तलवार के भी काफ़ी हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मंत्री जी। भाई, ये अच्छा हुआ तुमने दुर्जन सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली, वरना सोमप्रभा तुम्हें जब जी में आता ताना मार दिया करती। पिताजी, कहने की आवश्यकता नहीं कि अगले ही रोज किशोर वर्मा का सोमप्रभा से विवाह के बाद राज तिलक हो गया और उसने अनुचित कर लगाकर इकट्ठा किया सारा का सारा धन जो महल में बंद था गरीबों में बांट दिया। समाप्त।